गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। ये एसी क्यों चला है? अच्छा, कुछ होमवर्क दिया है मैंने आज के लिए। अभी देखते हैं क्या दिक्कत थी, वो उसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं ना। फोर्टी फाइव से 51, हालांकि इजी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में डाउट है, 45 में भी डाउट है। चलिए देखो 45 भी देख लो। कुछ लोग क्या एक सिंगल स्टूडेंट ने कहा है, पर मैं बता देता हूं, आप लोग 11th के स्टूडेंट हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इम्पल्स, force exerts an impulse I, changing the speed from u2 to u, the applied force and the velocity opposite direction along the same line। इधर देखिए, applied force and initial velocity किधर है? मान लो इस तरफ, और impulse किधर लगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले बताओ इसकी स्पीड 2u अब इधर तो नहीं हो सकती, अब 2u इस डायरेक्शन में। 44 तो मैंने अभी दिया नहीं है, ठीक है। 45 हो गया सबका? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैंने जो बताए थे वो तो बहुत टिपिकल हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, डाउट है? देखिए 46 देखिए, 46 क्या कह रहा है? एक बॉय हिट्स अ बेसबॉल with a bat, imparts an impulse j to the ball. The boy hits the ball again and with the same force. इधर सुनना, again with the same force, except that the ball and the bat in contact for twice the amount of time, है ना? Twice the time, force उतना ही है। पहले t टाइम तक लगा था, बाद में 2t। तो क्या लगता है आपको, इम्पल्स उसका डबल होगा, f dt? नहीं, हाँ, नहीं उससे मतलब नहीं है, आपने जो किया वो तो मैं देख लूंगा। बट अभी आप एक बताओ, एक फोर्स सेम है और टाइमिंग डबल कर दी, तो उसका इंपल्स डबल हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, एफ डी टी तो उसका इंपल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, मैंने कराया 2m लेके। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ डाउट होगा मुझे मालूम है। एक मिनट, सब आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। पहले 48, पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी पर किसी इंस्टेंट पे कोई इंपल्स लगे, तो अगर उसके ऊपर एक ही इंपल्स हो तो क्या उसका मतलब चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा? या अगर आपको ये पता हो कि उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो आप ये पता कर सकते हो कि उस पर कितना इंपल्स लगा होगा। इंपल्स मतलब नेट इंपल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, किसका? इधर देखिए, आ जाओ। एक्सटी ग्राफ कैसा है? योर एक्स वर्सेस टी। तो मेरे पास ग्राफ ऐसा है, इधर देखिए। कितने लोगों को इस तरीके का ग्राफ देख के ये बात समझ में आता है कि ये जो पॉइंट है ना, यहां पर कुछ इंपल्सिव घटना हुई है? कैसे? वरना आपने देखा है, अभी तक काइनेमेटिक्स आप पढ़ते थे तो वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ क्या देखते हो, जस्ट बिफोर उसकी वेलोसिटी अलग है,
जस्ट आफ्टर जीरो हो गई। तो जस्ट बिफोर कितनी वेलोसिटी है, तो जस्ट बिफोर का स्लोप देखें हम, तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक xt का स्लोप सेम है। इसका मतलब पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था। व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी? दिस इज हाइट इज 4 एंड दिस इज 2। तो जस्ट बिफोर यहां से यहां तक हर समय पर उसकी वेलोसिटी सेम है। तो कितनी वेलोसिटी है? दैट v इनिशियल इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2 meters। even this velocity is plus 2 meters per second for one dimension, and just after this its velocity turns out to be 0। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ झटके से चेंज हो गया? तो यहाँ पे कोई इम्पल्स लगा है और इवन वो इम्पल्सिव है। कैसा है? इम्पल्सिव। तभी उसका इम्पल्स इतना लार्ज है कि इमीडिएट उसका चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। तो दैट इम्पल्स इक्वल्स टू योर p final minus p initial। तो impulse that is p final is 0 minus p initial m into v, then impulse is minus of m कितना? 0.1 किलोग्राम into 2। this is the impulse। नेगेटिव क्यों आ रहा है? देखो ये पूरा जो सिचुएशन, वैसे impulse नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, impulse एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने जिधर इनिशियल वेलोसिटी दिखाया तो आपको इस ग्राफ से पता चल रहा है ये प्लस डायरेक्शन है और ये 0 है। तो इसको 0 करने के लिए इम्पल्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? आंसर भी आ रहा है सबका? ओके, आप कैलकुलेशन शो करना, मैं बताऊंगा क्या आ रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं ना आई वेक्टर और v1 प्लस v2, जो भी आंसर आ रहा है वो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। समझ में आता है? चलो आगे, या बताना है? 50 बता दे। देखिए 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि impulse changes the velocity from v1 to v2 then the change in kinetic energy। तो सबसे पहले बताइए impulse किसके बराबर होगा? p final minus p initial। कितना होगा impulse? p final is your m into v final, इसने क्या दिया? v2 minus v1। ये तो हो गया impulse वेक्टर। अब उसने आपसे पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी गेन। तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी गेन इज योर हाफ m v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस, तो हाफ m v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? हाफ ऑफ m इंटू, एक मिनट, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही है क्या? अच्छा v फाइनल कितना? v2, एक मिनट, v2 माइनस v1। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट v2 प्लस v1। एक बार देखना इसको सॉल्व करके क्या आता है। इन दोनों को सॉल्व करिए। तो यहां से क्या आएगा? v2 स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस v1 स्क्वायर, यहां से आएगा v2 डॉट v1 और यहां से आएगा v1 डॉट v2 नेगेटिव साइन के साथ। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? तो क्या मैं इस वैल्यू को, इसमें v फाइनल है v2 v1, तो इसको v2 माइनस v1 डॉट v2 प्लस v1 लिख सकता हूं कि नहीं? और ये क्या है आपका? दिस इज इम्पल्स। तो हाफ ऑफ इम्पल्स डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। समझने वाली चीज क्या है? मैंने v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को कैसे ओपन किया है? डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। v2 माइनस v1, इसका डॉट प्रोडक्ट v2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट v2 डॉट v2 होगा v2 स्क्वायर, v2 डॉट v1, फिर v1 डॉट v2, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो a डॉट b, b डॉट a एक ही बात होता है, तो ये कट जाएगा, और माइनस ऑफ v1 डॉट v1 इज v1 स्क्वायर। तो इस चीज को हमने ऐसे लिखा, एंड दिस विल बी योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। डाउट है? देखिए 51 देखिए, कैसे क्या समझना थोड़ी होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम उसको कैसे समझते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, उसके बारे में हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है।
तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मास कितना 10 किलोग्राम एंड 4, इधर देखो 10 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। इसमें कुछ भी नहीं करना है, पता है आपको इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं बता रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस इंपल्स गिव्स अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड। एक बात बताइए, अब आपको सोचना क्या है, आपने इस पे कोई झटका दिया होगा और एकदम से इसको कौन सी वेलोसिटी मिल गई, किस डायरेक्शन में मिली, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। ये लो, इंपल्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये वेलोसिटी तो मिल गई, इसको मिल चुकी है। अब क्या होगा, अब ये कह रहा है द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या इंपल्स का क्वेश्चन है ये, किसका, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1v1 कितना 10 इंटू 14, 140 प्लस 0 अपॉन 14, यह आ गया 10 मीटर्स पर। अच्छा, इस केस में पूछ सकता हूं मैं आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो आपको पता है जब तक इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती, तो वेलोसिटी सेम पर मैक्सिमम एक्सटेंशन भी आएगा और मैक्सिमम कंप्रेशन भी आएगा। ओके, तो देखिए आप लोग इंपल्स के क्वेश्चन, और इतना ही दिया था, एक क्लास में करने के लिए दिया था। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये बताओ यहां तक का क्लियर है पॉइंट। अच्छा, जाते जाते हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि कभी तो हम स्प्रिंग, मतलब कभी जो टेंशन है वो इंपल्सिव भी आ रहा है कभी। एक बार मुझे दिखा दो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए, मैं बहुत सारे बैचेस में घूमते रहता हूँ, मुझे याद नहीं है कहाँ क्या कराया है। आपको लास्ट कौन सा क्वेश्चन कराया था, ठीक है ठीक है। तो देखो वहां पे आपने एक क्वेश्चन देखा लास्ट स्प्रिंग वाला, आप पूछ रहे थे क्या, देखिए इस क्वेश्चन को वापस समझ लो, इसके बाद आज हम लोग कोलिजन भी स्टार्ट करेंगे। तो इधर देखिए क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि मान लीजिए ये है, ये एक ब्लॉक था, कितना मास था इसका 2m, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी क्या था, और बीच में कहीं स्प्रिंग थी इधर, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको ना थोड़ा सा फील्ड से निकल के मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। ये भी 2m था, हमने किधर से हिट किया था बुलेट को, अच्छा जब ये थ्रेड था तो आपने देखा कि जैसे मैंने इसको हिट किया था तो इन दोनों को साथ में चलाया। मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इन दोनों को साथ में चलाने का कारण क्या था जब ये थ्रेड था, कंस्ट्रेंट, योर थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल। अभी मैं ये देखता हूं कि जैसे मैं इसको हिट करूंगा, क्या ये स्प्रिंग के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इसको जगह दे दे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे आप इसको हिट करोगे, यहां पर जो ये स्प्रिंग है, आपको समझ में आता है क्या, यहां पर जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा उसी के बराबर टेंशन होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये मासलेस जॉइंट है क्या, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू टेंशन होगा। तो इस थ्रेड में टेंशन जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। अगर ये पूरा थ्रेड होता तो जैसे हम हिट करते हैं तो एक कंस्ट्रेंट होता साथ में जाने का, लेकिन अभी ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या, टेक्निकल वे में देखें तो जैसे आप इसको हिट करोगे ये आराम से नीचे जा सकता है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो टेंशन है वो इम्पल्सिव नेचर है कि नॉन इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव। और मैंने कहा था कि अगर कोई घटना dt टाइम में हो जाए, कोई इवेंट, तो उस दौरान अगर एक्सटर्नल इम्पल्सिव हो चाहे नॉन इम्पल्सिव, तो इम्पल्सिव तो हमें सोचना है लेकिन नॉन इम्पल्सिव को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग फोर्स को dt टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जस्ट बिफोर ये कंडीशन थी और जस्ट आफ्टर हम इनको क्या बना देंगे, हाँ सिस्टम तो बनेगा ही, सिस्टम की कुछ वेलोसिटी v होगी और हम इधर कुछ भी डिस्टर्ब, याद रखना ये जस्ट आफ्टर है, जस्ट, फिर ये नीचे जाएगा, फिर स्प्रिंग थोड़ी बहुत खींचेगी, फिर इधर कुछ एनालिसिस होगा, वो टाइम के साथ घटित होगा। लेकिन dt टाइम पे यहाँ कुछ भी दिक्कत, then what is my relation 3v in downward direction equals to 2m into 0 plus m into v naught, that your v is v naught by, इस चीज को मन में बिठा लो एक बार ढंग से ये चीज, क्योंकि ये क्या होता है क्वेश्चन आपसे कहने नहीं आएगा कि इसको नेग्लेक्ट करो और इसको
मत करो, आपको खुद समझना पड़ेगा कि इस कंडीशन पे ये चीज नेग्लेक्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर है अब? तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस नेचर का है? और आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को ब्रीच कर रहे हैं। देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, बट डीटी टाइम के लिए वो नॉन इंपल्सिव थे सारे, आपस में इंपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको हम एक पूरे सिस्टम पर देखें, अगर वो कैंसिल आउट हो जाए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले आपको ये देखना होता है कि कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव तो नहीं है कोई। अगर इंपल्सिव है तो आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है कर सकते हो और किसी डायरेक्शन में ना कर सकते हो, समझ में आई बात? लेकिन ओवरऑल नेट तो नहीं कर सकते अगर नेट एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है तो। समझ में आई बात? तो इसको नोट करिए, ऐसे मैं और एग्जांपल्स बताता हूं आपको, इसको नोट करिए पहले। वो हमने पहले ही बता दिया था कि टोटल मास इनटू वीसीएम होता है सिस्टम का मोमेंटम, और वीसीएम के सेंटर ऑफ मास के रेस्ट में वीसीएम हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो ना आप, वहां से वीसीएम हमेशा रुका हुआ दिखेगा। इतना नोट कर लिया सबने? तो ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अब देखिए, देखो बात नहीं, मैंने आपको बोला यहाँ पे कंसेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इसको बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि कंसेप्ट से चीजें हट रही है। फोर्स होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो किसको करना है और किसको नहीं करना है? तो देखो एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जिसमें हमें नहीं करना है किसी को, ठीक है? मैंने इसके पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था आपको? उसके पहले, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कराया। मेरे पास ये एक थ्रेड है, एक एम मास का पार्टिकल है, ओके? इधर देखो, ये इसका लेवल सेम है अभी, है ना? ये जो थ्रेड है ना, इसकी लेंथ है 12 और यहां से आपका इसकी लेंथ है L। ध्यान से समझना है, ये L लेंथ है और इसकी लेंथ कितनी है? 12। एंड स्मॉल m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, स्मॉल m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। डायग्राम बनाओ। ऐसा क्वेश्चन इस साल जेई में भी आया है, ऐसे नहीं गिराया था उन्होंने किसी और तरह से फेंका था। वो जब आप शीट करोगे तब आपको मिलेगा वो। ठीक है, तो इधर देखिए, लिखो द पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट the velocity of particle, find out the velocity of particle just after string becomes taut, string becomes taut। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, कितने लोगों को लगता है देख के कि यस सर कोई इंपल्सिव घटना होने वाली है, झटके से कुछ चेंजेस होंगे? पहले आपका पार्टिकल ऐसे गिरेगा सीधा एंड इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी, नीचे जाते जाते क्या कर रहा है, वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी एक्वायर करते 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 एकदम से क्या होगा, वो जो थ्रेड है ना वहां से बंधी हुई है, तो एक मिनट, अभी जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम आएगा जब इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक 2L होगी। तो ऐसा करते हैं, जस्ट बिफोर दैट मोमेंट आपका ये थ्रेड ऐसे आ गया,
ध्यान से समझना एक एक चीज। तो पहले मुझे बताइए अभी mg लग रहा है, और mg देखो बहुत देर से लग रहा है, सीधा गिर रहा है ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका। अगर आप, ये L है, ये 2L है, तो ये √3L दिखता है, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये √3L। थोड़ी देर के लिए इसको h बोल देते हैं। तो क्या आपको समझ में आता है, ये वेलोसिटी √2gh। एनर्जी कंजर्व कर दें, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी -mgh। तो वेलोसिटी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, √2gh, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, √2g√3L। ये कहानी है जस्ट बिफोर। अब आपको पता है अभी तक तो स्ट्रिंग स्लैक थी, कोई दिक्कत नहीं था, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है और mg इंपल्स इंपार्ट भी कर रहा है। देखो इतनी देर से इंपल्स इंपार्ट कर रहा है, तभी तो mg ने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया, और वर्क डन इक्वल टू डेल्टा कैसे हमने सॉल्व कर लिया उसको। अब मुझे क्या चाहिए कि जस्ट बिफोर कंडीशन ये है, मुझे बताइए जैसे ही वो लेंथ 12 हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई कंस्ट्रेंट है पार्टिकल के मोशन में? कंस्ट्रेंट अभी तक कोई, एक मिनट सुनो ध्यान से, अभी तक कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके पीछे थॉट होती है। तो मैंने कहा कि अभी तक तो ये सीधा चला आ रहा था, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि थ्रेड ने कोई गड़बड़ी नहीं कर रखी। लेकिन इसके बाद थ्रेड चाहेगा कि ये पार्टिकल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करे। तो जस्ट बिफोर कंडीशन ये है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, और दूसरा स्ट्रिंग टूटी नहीं है, जो आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि सर मान लो ऐसे करे टूट गया तो क्या होगा, तो टूटी नहीं है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द फाइनल कंडीशन? क्या आपको लगता है कि इसके बाद वो पार्टिकल उस एंड के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा? तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? हालांकि मुझे मालूम नहीं है, एक मिनट, बट आई नो एज पर कंस्ट्रेंट, एक मिनट, ये कंडीशन है, मुझे दिख रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी v फाइनल इधर होनी चाहिए, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू थ्रेड, yes or no? This is the just before moment, and this is just after moment at this condition. So this is L, and this length is, suppose this angle is theta, then what is sine theta? Sine theta is L by 2L. L by 2L. Your theta is 30 degree. Theta is 30 degree. अब क्या हुआ, आपने जैसे ही देखा कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, ठीक है। आप मुझे बताइए इनिशियल मोमेंटम इधर, फाइनल मोमेंटम इधर, इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर लगने वाले इम्पल्स। कितने इम्पल्स बताओ? दो। एक मिनट, टेक्निकली दो, एक mg dt और एक t dt। dt टाइम के लिए किसको उड़ा दूं? क्योंकि t dt के रेस्पेक्ट में mg dt। तो अब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि वहां से यहां तक लाने की जिम्मेदारी किसकी? t dt की। यस और नो? तो आपको दिख रहा है ये इम्पल्स कैसे लगा? ये इम्पल्स यहां से इस कंडीशन से इस कंडीशन तक लाया है, और याद रखना ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और इसके दौरान लगा है इम्पल्स। कैसे लगा है? आपका थ्रेड ऐसे था, ध्यान से समझना, थ्रेड ऐसे था, तो थ्रेड के पैरेलल इस डायरेक्शन में हमारा टी dt लगा है। दिस इज द इम्पल्स ऑफ टेंशन। तो पहले बताओ मैथमेटिकली कौन गायब? mg dt गायब। समझ में आया? तो देखो इसमें मैंने बोला है जस्ट बिकम टॉट बोला था, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या बोला था, है ना। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये इम्पल्सिव इवेंट कैसे, तो आपको लग रहा है क्या झटके से बहुत बड़ा चेंज है यहाँ? तो टेंशन इम्पल्सिव है या नहीं? और आपको पता है एकदम से ऐसे जाना चाहता था नीचे, आप खुद एक बार यहाँ से पकड़ के नीचे आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि इम्पल्सिव कैसे है। थ्रेड ऐसे खींचेगा एकदम से, झटका देगा आपको यूं इधर लाने के लिए। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल। एक मिनट रुक जाओ, लिखो मत अभी, लिखने में तो एक लाइन है क्या इसमें? पहले ये पता करो कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है।
तो टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, यस और नो? अच्छा, टेंशन लग रहा है अलोंग द थ्रेड। याद रखना mg को तो हम भूल ही गए हैं, mg dt है यहाँ पे, लेकिन हम उसको भूल गए dt टाइम के लिए, जस्ट बिफोर एंड। अब कोई स्टूडेंट ऐसे मत करना कि सर इतने लॉन्ग टाइम के लिए भी उड़ा दो, नहीं, mg कुछ इंपल्स इम्पार्ट कर रहा है लेकिन उसको नहीं उड़ा सकते, लेकिन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर mg का इंपल्स नेग्लेक्ट। सिर्फ किसका इंपल्स? टेंशन का इंपल्स इज ओनली अलोंग द थ्रेड। तो कितने लोगों को लगता है कि थ्रेड के परपेंडिकुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? द इंपल्स ऑफ टेंशन इज ओनली अलोंग द थ्रेड, तो परपेंडिकुलर टू थ्रेड मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस और नो? ठीक है, तो मैं इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व कर रहा हूं दो डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इधर कितना v cos थीटा और इधर v sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो फाइनल वेलोसिटी तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि परपेंडिकुलर टू थ्रेड, परपेंडिकुलर टू थ्रेड इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू, याद रखना ये नेट नहीं लिखा हुआ है, किसके अलोंग लिखा है? परपेंडिकुलर टू। तो परपेंडिकुलर टू थ्रेड पहले कितना था? m इंटू वी साइन थीटा, और बाद में कितना है? m इंटू वी फाइनल। तो कितना हुआ v फाइनल? v साइन थीटा दैट इज v बाय 2। इवन इतने स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है इधर वेलोसिटी कितनी है? v साइन थीटा, इसको एज इट इज ले लो क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है, तो जो ये v साइन थीटा है वही है v फाइनल है। v साइन थीटा कितना आया? v बाई 2, और v कितना आपका? अंडर रूट 2g इंटू रूट 3l इंटू हाफ। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं क्या? तो रूट के अंदर ले चलते हैं 2 को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 gl बाई 2। क्या ये v फाइनल समझ में आया? आ गया फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब इस दौरान वैसे तो उसने आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है जस्ट आफ्टर डॉट, क्या पूछा है? फाइंड आउट दी फाइनल वेलोसिटी, ये आ चुका। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि इंपल्स ऑफ टेंशन कितना है, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? इंपल्स ऑफ टेंशन यानी टी डी टी की वैल्यू चाहिए। तो याद रखना इंपल्स ऑफ टेंशन निकालने के लिए आप किधर देख रहे हो? अलोंग द थ्रेड, अलोंग द थ्रेड। एक मिनट, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अलोंग द थ्रेड, क्या आपको लगता है अब हम इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं? इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। 1 मिनट, अब ये वेक्टर इक्वेशन है तो याद रखना लिखने से पहले डायरेक्शंस डिसाइड कर लो। तो किधर प्लस माने? चलो मैं इधर प्लस मानता हूं, अलोंग द थ्रेड इस तरफ प्लस मान लेते हैं। तो मुझे बताइए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये इंपल्स दिया है, यस और नो? तो इधर अगर प्लस मानता हूं तो मेरा इंपल्स होगा माइनस ऑफ टी डी टी, माइनस ऑफ टी डी टी, दैट इज इक्वल्स टू कितना? फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में 0 माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में m इंटू वी कॉस थीटा। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आएगा टेंशन का इंपल्स टी डी टी, टेंशन का इंपल्स कितना आएगा? टेंशन का इंपल्स टी डी टी इक्वल्स टू m v cos थीटा, v कितना है? अंडर रूट 2g रूट 3l, और cos थीटा इज योर रूट 3 बाई 2। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? अब ये क्वेश्चन खराब क्यों है पता है? क्योंकि mg dt उड़ाना है। अब आप एग्जाम में एकदम सही सोचते हुए भी हो सकता है आप इस क्वेश्चन को अटक जाओ, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि किसको उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे dt टाइम के लिए किसको खत्म कर दिया हमने? mg dt। तो ये टेंशन के इंपल्स ये लगा हुआ है, और इसका चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखें तो अलोंग द थ्रेड आया है, परपेंडिकुलर टू थ्रेड मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू थ्रेड इतनी होगी। इतना समझ में आया क्या? हाँ बेटा एक बात बताइए, इस पे फोर्स इधर लगा,
तो इस फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर में है क्या? कैसे होगा बेटा? इस टेंशन का इंपल्स परपेंडिकुलर टू थ्रेड नहीं आ सकता, क्योंकि 90 डिग्री है ना परपेंडिकुलर टू थ्रेड, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो किसी फोर्स का या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके 90 डिग्री पे जीरो होता है। तो क्या ये इंपल्स की कोई वैल्यू है परपेंडिकुलर टू थ्रेड? परपेंडिकुलर टू थ्रेड कोई वैल्यू नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर टू थ्रेड कोई इंपल्स नहीं लगा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। और अलोंग द थ्रेड टेंशन का इंपल्स है, उसने मोमेंटम चेंज कर दिया है। किसका हो गया ना चेंज? देखो ना, पहले कैसे था, ये झटके से किधर आया, तुरंत बाद इधर हो गया। तो किसने किया ये सारा चेंज? टीडीटी ने किया। देखिए एक स्टूडेंट ने कहा है कि रिपीट कर दीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो रिपीट तो मत बोला करो, कोई डाउट हो तो अपन बात करें, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस। हालांकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, थॉट में बहुत सारी चीजें हैं। जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा था, बाकी लोग नोट करते रहे, ऊपर से नीचे जब पार्टिकल गिर रहा था तो उसने कुछ नीचे की तरफ वेलोसिटी एक्वायर की, और जैसे ही थ्रेड टाइट हुआ, इधर देखो, जैसे थ्रेड टाइट हुआ उसकी वेलोसिटी थ्रेड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट बताता है हमें। कौन बताता है? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी फिक्स हो जाए तो जो वेलोसिटी है वो उसके परपेंडिकुलर ही हो सकती है। यानी पार्टिकल को थ्रेड के उस एंड के अबाउट कौन सा मोशन करना है? सर्कुलर मोशन। अब मुझे ये दिखा कि जस्ट बिफोर तो नीचे जा रहा था और जस्ट आफ्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? तो हमें दिखा एक टीडीटी और एक एमजीडीटी। इनमें से एक इंपल्सिव है, दूसरा तो नॉन इंपल्सिव एमजीडीटी हैज बीन नेग्लेक्टेड। तो अगर एमजीडीटी नेग्लेक्ट हो गया तो अब कौन बचा? सिर्फ टीडीटी बचा। अब ये टीडीटी के हिसाब से आप देख सकते हो कि टीडीटी अलोंग द थ्रेड है, तो इसलिए मैंने कहा कि मोमेंटम में चेंज अलोंग द थ्रेड आएगा। थ्रेड के परपेंडिकुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई इंपल्स नहीं है। पहले तो एमजीडीटी हटा दिया हमने, और टीडीटी का कंपोनेंट थ्रेड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो थ्रेड के परपेंडिकुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ये रिलेशन। एंड अलोंग द थ्रेड टेंशन का इंपल्स है जो चेंज इन मोमेंटम ला रहा है। इक्वेशन हम एक ही यूज कर रहे हैं, देख लो आप इतने टाइम से। ठीक है, अब पता है यहाँ पर ये जो झटका लगा है ना एकदम से, यहाँ कोई एनर्जी के लॉसेस होंगे। क्या होंगे? आप देख सकते हो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, तो यहाँ एनर्जी का लॉस हो गया है। तो कोई भी डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट यूज नहीं करेगा अगर कोई इंपल्सिव इवेंट हो रहा है तो। बस समझ में आई बात? तो वहां पर एनर्जी कंजर्व हो कोई जरूरी नहीं है, एनर्जी के लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एनर्जी एस्पेक्ट्स पर तब तक बात नहीं करते हैं जब तक कि प्रॉपर कंफर्म ना हो कि इंपल्सिव इवेंट हुआ है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप कह दो कि सर काइनेटिक एनर्जी इसकी इमीडिएट कैसे चेंज हो गई, तो वो फोर्स ने इमीडिएट मोमेंटम चेंज किया है, इमीडिएट वर्क करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ओवरऑल देखो तो यहाँ से कुछ एनर्जी गायब है, वो कहाँ चली गई? तो डेफिनेटली दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है सबको? याद रखना ये टफ टास्क है। आधे लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे कि वेलोसिटी कैसे माने। तो वेलोसिटी मानने में किसका रोल है? कंस्ट्रेंट का रोल है। समझ में आई बात? इस बार आईआईटी में देखो ऐसा क्वेश्चन आया था 2021 में। एक थ्रेड ऐसे स्लैक है, इधर देखो, और ये ग्राउंड है। मान लीजिए कि ये एल है, ये 2L है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा भी होगा। इसको हमने इधर वेलोसिटी दिया, तो पहले तो ये सीधा जाएगा, सीधा जाते 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 एक टाइम आएगा जैसे ही थ्रेड ऐसे हो जाएगा, फिर ये झटके से उठेगा किधर? यूं। ऐसे क्यों उठेगा? कंस्ट्रेंट, क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट इसको सर्कुलर मोशन करना। समझ में आई बात? इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखो ये जो आ रहा है ना, इसका लाइन ऑफ, ये एंगल सपोज 37 डिग्री है। कितना? 37 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, आईआईटी वाला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करोगे, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप उसको खुद कर पाए। यस और नो? फिर नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे, हालांकि कॉन्सेप्ट बता चुके हैं सारा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे हिट कर रहा है बुलेट? ये बॉल है और ऐसे आके हिट कर रहा है। नीचे स्टेटमेंट लिखे, देखो, द बुलेट gets combined with the block. The bullet gets combined with the block. The bullet gets combined with the block. या block जो भी है. Then find out the velocity v naught. Find out the velocity v naught so that the combination may complete its vertical circular path. May complete its vertical circular path. क्या पूछा मैंने? हाँ, may complete its vertical circular path. Definitely find out the minimum velocity बोला है ना मैंने? हाँ कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम वेलोसिटी। अंडरस्टूड है वैसे, जस्ट टू कंप्लीट बात करेंगे तो, वरना हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। मैंने जो वेलोसिटी बोला है ना, तो मैं आंसर निकालूंगा तो क्या कर दूंगा उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो उसके अलग जिस जिस कंडीशन पे कंप्लीट होना होगा हो जाएगा। पहले 1 मिनट, कितने लोगों को दिखता है द टेंशन इज इम्पल्सिव है? लेकिन इधर से हिट करते तो उड़ जाता है एक साथ, लेकिन अभी 1 मिनट इधर ध्यान से सुना करो। फिजिक्स अपने आप चलेगा, लेकिन आप बस उसके नॉर्म्स को डिस्टर्ब ना करें। मुझे बताइए, जब ये कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट आफ्टर वेलोसिटी किधर होगी? जस्ट आफ्टर वेलोसिटी किधर होगी? वेरी गुड। अब आप लोगों को कंस्ट्रेंट समझ में आने लग गया है। इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर सकता है, तो जस्ट आफ्टर इसकी वेलोसिटी इधर होगी, दैट इज लेट्स से v। और आपको पता है अगर v ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl तो कंप्लीट कर जाएगा। फिर उससे मिनिमम चाहिए तो मिनिमम निकाल लेंगे। तो अब मुझे ये v की जरूरत है, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक आने में, अच्छा मैं ना यहां बना दूं या यहां बना दूं, बट आपको पता है कि इस कंडीशन से इस कंडीशन तक आने में इंपल्सेस हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने यहाँ बना दिया कि कुछ इंपल्स आएगा टी डी टी एकदम से। पता है इस टी डी टी ने क्या करा है, इसको, इस कॉम्बिनेशन को यूं नहीं जाने दिया, ऐसे ले गया। ओके ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं 2m और m को एक सिस्टम मान लूं, 2m और m को एक सिस्टम मान लूं, तो इनका जो हिटिंग फोर्स है वो उसका इंपल्स तो इंटरनल हो जाएगा। तो सिस्टम के लिए इंटरनल होगा, तो हमें एक्सटर्नल इंपल्स से सोचना है कि क्या क्या होगा। तो एक बात बताइए, जैसे ये हिट करेगा फाइनल वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। इस बॉडी पे पहली बात तो 2 इंपल्स हैं, एक टी डी टी और एक 3mg dt। टेक्निकली 3mg dt है, लेकिन 3mg dt विल बी नेग्लेक्टेड, तो ओनली टी डी टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कितने लोगों को दिखता है कि टी डी टी वर्टिकल में है? मैं हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं सिस्टम का। किस डायरेक्शन में? क्योंकि टेंशन वर्टिकल में है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। तो अगर हम बात करें अलोंग हॉरिजॉन्टल,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हॉरिजॉन्टल में पूरा लिखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हॉरिजॉन्टल में इधर देखिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, लेकिन ये किस कंडीशन में लिखा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल में। इसका बताइए ये कौन सा एंगल है? 37। तो क्या आपको दिखता है एम वी नॉट का ये एंगल अगर 37 है तो एक मिनट इस डायरेक्शन में है ना, तो ये एंगल 37 है तो ये भी 37। तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है एम वी नॉट कॉस 37 इनिशियल मोमेंटम, एम वी नॉट कॉस 37 प्लस 0 इक्वल्स टू फाइनल 3m into v, 3m into, and from here you will get m से m cancel out होगा, v naught into 4/5 that is equals to 3v. That implies the final velocity is how much? That is 4v naught by 15. समझ में आया क्या? कुछ लोग यहीं तो नहीं अटके हुए हैं कि कंपोनेंट कैसे कर दिया ऐसे। ये इधर v naught है ना इसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल से 37 है तो ये भी, तो इसका इधर कंपोनेंट v naught cos 37 और इधर कितना v naught। अरे समझ में आया? एक लाइन का क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ पहले, कोई डाउट है तो पूछ लो। 0, हाँ बिल्कुल 2m इज एट रेस्ट इनिशियली, फाइनली 2m और m मिलके 3m हो गए, 3m into v, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? अच्छा ये क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। उसने बोला कि v नॉट की वैल्यूज बताइए ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, तो मेरा ये v जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl सर्कुलर मोशन वर्टिकल में कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये थ्रेड है। तो v कितना 4v नॉट बाय 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट, तो आप मिनिमम जो भी आना चाहे वो निकाल सकते हो। मैंने v नॉट की पूरी वैल्यू निकाल दी, v नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15/4 √5gl। यस और नो? कंफर्म? अच्छा अब इधर देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पर इसमें अभी दो बातें और पूछी जा सकती है। एक तो ये कि इस कोलिजन में कितनी एनर्जी का लॉस है, कितनी एनर्जी का लॉस है। तो क्या कहते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और फाइनल। अगर हम इन दोनों को क्या करें, माइनस कर दे, तो मुझे पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले ऐसा करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? अगर हम बी नॉट के टर्म में कैलकुलेशन करना चाहें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर, वी कितना 4v नॉट बाय 15 का माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। इधर देखिए ये हुआ आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये नेगेटिव है, कितना है नेगेटिव, तो इसका मॉड ले लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा लॉस। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा मॉड ऑफ डेल्टा के। सॉल्व कर लोगे क्या इसको? मॉड लॉस बोल रहे ना यार भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव आता है तो लॉस, तो पहले ज्यादा रहा होगा बाद में कम, तो लॉस निकालने के लिए चेंज का मॉड ले लिया मैंने। हाँ वो क्वेश्चन ने नहीं बोला ऐसा, टकरा के अगर लौट जाए, मतलब तुम क्वेश्चन को क्रिएट करने में लगे हुए हो, क्वेश्चन को समझने में नहीं लगे हो आप। अगर ये वापस जाता भी है ना तो अभी हम कोलिजन पढ़ेंगे, उसमें आपको कोलिजन का रेस्टिट्यूशन दिया जाएगा। अच्छा मान लो नहीं दिया गया तो फिर आप इस पर अलग इंपल्स इक्वेशन लिखेंगे, इस पे अलग। समझ गए क्या? इसको नोट कर लो पहले। पोटेंशियल जी किसका? देखो पोटेंशियल जी कौन सी,
ग्रेविटेशनल तो वो वहीं का वहीं है, अभी तो कोई चेंज नहीं आया है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लोकेशन में कोई चेंज नहीं है, एमजी ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। और कोई तो मतलब जैसे यहाँ टकरा रहे हैं ना, तो वो इलास्टिक एनर्जी है जो लॉस में जा रही है, और वो बाद में कहाँ कन्वर्ट हो रही है? नहीं, वो लॉस होकर गायब हो गई। ये डेल्टा के में देखो गायब हो गई। वो इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है। मैंने आपसे क्या बोला, इंपल्सिव इवेंट में एनर्जी लॉस हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी की बात की, याद सुनो, ध्यान से सुनना, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं, तो झटके से वैल्यूज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जल्दी नोट करिए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है, मैंने ये इसलिए निकाल दिया, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इस कंडीशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस आया, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल ये निकाल लो। इसका मतलब फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ गया। तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें और भी चीज पूछी जा सकती है। मान लो पूछ ले कि व्हाट वाज द टेंशन ऑफ इंपल्स ऑफ टेंशन, टीडीटी तो है, टीडीटी की वैल्यू, सिंबल नहीं पूछा हमने, टीडीटी की वैल्यू अभी निकालते, पहले इतना नोट करिए। हाँ, और सिस्टम पे लगा दो, क्योंकि किसी एक पे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी एक पे तो और एक और इंपल्स है हिटिंग वाला, तो हम सिस्टम पे लगाकर सोच सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर अगर ये ब्रेक कर जाए, देखो ब्रेक करते वक्त भी क्या होगा कि कुछ देर के लिए कुछ इंपल्स लगा होगा, तो आप डायरेक्ट इसको सीधा नहीं ले जा सकते। उसने पूछा है कि सर क्या जस्ट आफ्टर और जस्ट इनिशियल हम डायरेक्ट एम्बेडिंग करके साथ में ले जा सकते हैं? साथ में ले जा सकते हो, लेकिन वो इनिशियल डायरेक्शन में ही रहेगा, अभी उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग टूटने से पहले थोड़ी देर तक क्या लगा होगा? इम्पल्स लगा होगा। लेकिन वो बात अलग है कि वो पूरी तौर से कैपेबल नहीं था रोकने के लिए, तो कुछ गड़बड़ी तो होगी। ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों एक साथ जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है? जल्दी लिखा करो, एकदम फास्ट। ठीक है। अच्छा, इसी में आपसे मैंने क्या पूछ लिया, व्हाट इज, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ना वरना फ्रेम चेंज हो जाएगा, मुझे यहां से समझाना है। क्लियर? मिटा दो ये। ओके, अब आपने कहां पर इंपल्स, कहां पे मोमेंटम कंजर्व कर दिया? हॉरिजॉन्टल में। इधर इधर सुनना, ऑन सिस्टम। सिस्टम क्यों? किसी एक को देखेंगे तो मुझे एक इंपल्स और सोचना पड़ेगा जो हिटिंग का है, तो उसको भूल जाते हैं, सीधा कौन सा चाहिए? टेंशन। सिस्टम पे देखना, सिस्टम में कौन कौन है, ये 2m आपका रेस्ट पे था, और इधर ये जो V0 से इधर आ रहा है, इस V0 के दो कंपोनेंट थे, एक तो V0 cos 37 और इधर V0, मैं अलग से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि दिखे आपको कि क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मिलके क्या बन गए? 3m। 3m बन के गए इधर। V फाइनल आप निकाल चुके हो कितना है? ओके, V फाइनल कितना आया था? 4V0/15। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक आने में एक इंपल्स तो इनका आपस वाला इन्वॉल्व है, और एक इंपल्स ऑफ टेंशन ऊपर की तरफ लगा है। तो ऑन द सिस्टम क्या मैं हिटिंग फोर्स के इंपल्स को उड़ा दूं? क्योंकि वो कैसा है? इंटरनल। तो याद रखना, आप इस बार आप एक पे नहीं लिख रहे हो, सिस्टम पे लिख रहे हो। तो ऑन दिस सिस्टम अलोंग वर्टिकल you are writing impulse equals to P final of system minus P initial of system along which direction? Vertical। चलिए हम अपवर्ड ले लें पॉजिटिव की डाउनवर्ड? आप लोग अपवर्ड बोलोगे तो मैं डाउनवर्ड लूंगा। तो आई हैव टेकन डाउनवर्ड एज, ऐसे ही उलझ रहे बेवजह, डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, देन व्हाट विल यू विल राइट दिस इंपल्स एज? माइनस टी डी टी।
इक्वल्स टू पी फाइनल, वर्टिकल में कोई मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट साइन 37 प्लस 0 भी लिख रहा हूं किसका, 2m के पास कोई इंपल्स नहीं है, सिर्फ बुलेट के पास है। और फाइनली वर्टिकल में कोई इंपल्स नहीं बचा, तो योर फाइनल आंसर t dt इज योर m v नॉट साइन 37 इज 3/5। दिस वन इज द इंपल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग हिटिंग। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको। एक मिनट। पी फाइनल किस डायरेक्शन में बात हो रही है, ये किधर है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल। थोड़ा सा आप रफ्तार बढ़ाओ एकदम। एक स्टूडेंट ने पूछा सर जो आपने बताया वो पूरा राउंड करेगा या नहीं। बेटा वो जो पूरा राउंड है ना, ऊपर वाला पॉइंट है, तो हमने जो यहाँ वाली वेलोसिटी √5 से ज्यादा या बराबर कर दी है, तो वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है। एक स्टूडेंट और पूछ रहे हैं पी फाइनल 0 कैसे। इसका फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल, एंड वी आर राइटिंग द इक्वेशन अलोंग द वर्टिकल में मोमेंटम। तो फिर ये भी तो पूछो ना, फिर इसी को क्यों पूछ रहे हो, ये भी तो पूछो ये कहां गया, ये भी तो पूछो कि सर ये v नॉट cos 37 कहां गया, ये कहां है, हॉरिजॉन्टल में। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी आर डिस्कसिंग अलोंग वर्टिकल। क्लियर है। हाँ, हिटिंग वाला इंपल्स पूछा तो बस तुम पूछ के क्यों बैठ जा रहे हो, खड़े हो, एक मिनट खड़े हो। आपको किसका इंपल्स चाहिए, हिटिंग वाले का इंपल्स। ठीक है, तो इधर सुनो, हिटिंग वाले का इंपल्स चाहिए मुझे, इसने पूछा। तो अगर मैं ये कहूं कि अब मैं सारे क्वेश्चन कर करके नहीं बताऊंगा, आप ऐसा करो, या तो बुलेट पे लिख लो चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन। किस पे, क्या आपको लगता है बुलेट के चेंज इन मोमेंटम की जिम्मेदारी सारी हिटिंग फोर्स के इंपल्स की है, हाँ या ना। लेकिन अगर 2m पे लिखोगे तो 2m के मोमेंटम चेंज की जिम्मेदारी दो की है, किसकी किसकी, टेंशन और हिटिंग फोर्स। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हिटिंग फोर्स का इंपल्स चाहिए तो आप ऐसा करिए, बुलेट का चेंज इन मोमेंटम लिख दो, दैट इज। समझ में आया क्या, कंसेप्ट से चीजें कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगी, कंसेप्ट अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने सिस्टम क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे लिए वो फायदेमंद हो गया ना, जो इंटरनल फोर्स है वो चला गया। यस और नो, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक 4m मास है, बात मत करना, इधर इसकी वेलोसिटी u है इनिशियली, एंड इट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। इवन आप ये मान के चलो कि ये दोनों आपको दिए हुए नहीं है, बस थ्रो दिया हुआ है, एक 4m मास को थ्रो कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड। डायग्राम बनाइए। क्लियर है ना सबको अभी तक का सारा पार्ट। इसमें ध्यान रखना बैकग्राउंड में mgdt गायब हो रहा है, समझ रहे हो। तो एग्जाम में माइंड में आएगा एकदम से, क्योंकि वहां हम लोग एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं, तो हो सकता है हम कंसेप्चुअली एकदम सही हो जाएं। और फिर वहां आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में dt टाइम में mgdt उड़ा रहे हैं, कभी स्प्रिंग भी आता तो वो भी उड़ाया है, देखो आप। ठीक है, चलिए एक प्रोजेक्टाइल है 4m मास का, इसको ग्राउंड से फेंका है, लिखो द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज कैपिटल R। द रेंज of this projectile is capital R।
आप लोग 11th के स्टूडेंट्स हो, जो भी डाउट आए पूछते रहना। समझ में आया क्या? क्योंकि उसके हर बात का जवाब है, आप जो भी पूछोगे हर बात का आंसर है। समझ रहे हो क्या? लेकिन हो सकता है कि हम उस मोमेंट पे उस कॉन्सेप्ट को ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, और हम हर बात का जवाब दे भी देते हैं। जैसे आपने पूछा कि सर ये इसका मोमेंटम कहाँ गया, जीरो कैसे हो गया, तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ है वी आर राइटिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए आप पूछ लेना, हर बात का जवाब होता है। तो यहाँ पे 4m मास जो है, इसको अगर हम फेंकते तो इसकी रेंज कितनी होती? तो लिखो एट topmost point of ट्रेजेक्ट्री। अब हुआ क्या देखो, इसको फेंक तो दिया हमने, इसकी रेंज कितनी है? कैपिटल आर, वहां जाके गिरता। तो लिखो एट टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री this body explodes into two fragments. This body explodes into two fragments of mass small m and 3m। झटके से टूट गया ऊपर हवा में, एकदम से फट गया। देखते हैं क्या होगा। तो लिखो अभी रेंज जो है उसकी ओरिजिनल थी, मतलब जब वो फेंका जा रहा था तो हमें पता था कि इसका रेंज कितना बनेगा आर, लेकिन बाई चांस हुआ क्या, वो टॉप पे ही फट गया। ठीक है, तो लिखो आगे, देखो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन स्मॉल m कम टू एट रेस्ट। मतलब दो टुकड़ों में तो टूटा, लेकिन एक पार्ट क्या आ गया? कम टू एट रेस्ट। तो लिखो देन फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, वेलोसिटी ऑफ 3m just after explode। velocity of 3m just after explode। और दूसरा लिखिए, find out the distance of point where 3m falls। find out the distance of point where 3m falls मैंने कहा find out the distance of the point where 3m falls from the point of projection। ठीक है, falls from the point of projection, मतलब जहां point of projection है ना, वहां से 3m कितनी दूरी पे गिरेगा। अब इधर देखो हो क्या रहा है, एक बार बताओ, अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो सीधा जाके यहां गिरता। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक एक बात ध्यान से सुनना, और हर एक चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हम देते चलेंगे। बताइए ये उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है, चलो मैंने इसकी वेलोसिटी पूछा है क्या? पूछा है ना, तो फिर क्वेश्चन में दे देते हैं यू और थीटा दोनों, ये दोनों गिवन हो गए अब, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है, वरना मुझे एक ही बात पूछना था कि कहाँ गिरेगा, और वो कैपिटल आर से आ जाएगा आंसर। तो अभी मैंने इसकी दोनों वेलोसिटीज भी दे दी, कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल यू और एंगल थीटा, ये गिवन है दोनों, यू भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, क्योंकि अब मैंने वेलोसिटी पूछ लिया ना। चलिए, तो इधर क्या होगा? यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। एक मिनट, अब लिखो मत पहले, और बहुत ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार में सब लोग समझे, बार बार हाथ खड़ा ना हो। ये यहां पर आया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इट हैव द वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल ओनली, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहां पर आने के बाद ये दो पार्ट में ब्रेक होता है इसी जगह पे। तो यहां पर इसकी दो कहानी है, एक पार्ट तो यहां पर इमीडिएटली किस पर आ जाता है? रेस्ट पे। एक मिनट, और दूसरा पार्ट, एक मिनट, दूसरा पार्ट क्या है? 3m मास का। ओके,
कितने लोगों को लगता है कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, एक मिनट जल्दीबाजी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कौन है? 4mg, 4mg, mg नहीं 4mg। इसका मास कितना है सिस्टम का? 4mg। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है 4mg, और उसकी वजह से ये टूटा है ना। अच्छा टूट गया, टूटने में एक इंटरनल फोर्स लगा होगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में वीसीएम चेंज नहीं हुआ? क्योंकि कौन लग रहा है एक्सटर्नल? नॉन इम्पल्सिव। तो यहां पर वीसीएम का मतलब समझ रहे हो, पहले 4m पूरा एक साथ चल रहा था, तो जो 4m की वेलोसिटी है वही वीसीएम है। लेकिन जैसे ही टूटा तो m और 3m तो अलग अलग हो गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास ने कहा कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मेरी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, दो पार्ट अलग बिखर गए, अलग अलग उड़ गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास इज ट्रेसिंग इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी। उसको पहले कैसे जाना था सेंटर ऑफ मास को? सीधा यूं जाना था 4m के साथ। अगर नहीं टूटता तो कहां गिरता? ये यहां गिरता। कितनी दूरी पे? लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ, पहला पॉइंट। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ब्रेक 4mg dt कुछ भी इंपल्स इम्पार्ट, तो टूटने के दौरान वीसीएम में कुछ भी चेंज नहीं आया। अब मुझे बताइए, टूटने के बाद भी क्या mg और 3mg मिला के 4mg ही एक्सटर्नल फोर्स है? तो व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? स्टिल g, स्टिल g, जल्दीबाजी नहीं। टूटने के बाद mg 3mg एक्सटर्नल फोर्स, तो 4mg अपॉन 4m, g एक्सीलरेशन है स्टिल किसका? तो याद रखना ये दोनों टूट के एक उधर गया एक इधर गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास इज मूविंग ऑन इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी। कितना इंटरेस्टिंग चीज है या नहीं? हाँ, अभी भी प्रोजेक्टाइल ही कर रहा है, और किस पाथ पे? अगर वो टूटता नहीं, जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे। पहले मुझे इस बात पे जवाब चाहिए, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो अगला पॉइंट बोलूंगा तो फिर पिछले पॉइंट पे डाउट पूछेंगे। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा एक मिनट, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल जो है जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में mg dt है, मतलब 4mg dt, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए वीसीएम में कोई खास चेंज। तो जैसे ही वो टूटेगा भी तो भी सेंटर ऑफ मास की इमीडिएट आफ्टर वेलोसिटी उतनी होगी। और फिर आप सिस्टम को देख रहे हो ना, तो सिस्टम में दो एक्सटर्नल फोर्स हैं mg और 3mg, तो टोटल हुआ 4mg, 4mg अपॉन 4m, 4mg अपॉन 4m, तो उसका एक्सीलरेशन g है। तो आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, वीसीएम उसी जगह पर है, ये दोनों टूट रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, और एक्सीलरेशन भी g ही है। तो क्या आपको लगता है कैलकुलेशन तो अभी वैसी ही चल रही है सेंटर ऑफ मास के लिए कि जैसे 4m उड़ रहा हो? यस और नो? तो ये बात सबको क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूं कि सर जस्ट आफ्टर सेंटर ऑफ मास के पाथ में चेंज क्यों नहीं आया। यही तो बता रहा था मैं, मतलब बात को पूछने का तरीका बदल दिया गया। देखो जस्ट बिफोर उसकी वेलोसिटी u cos थीटा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, dt टाइम में mg ने कोई इंपल्स नहीं दिया, तो dt टाइम में सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं ये कह रहा हूं टूट गया ना, क्योंकि इसलिए हम सोच रहे हैं, तो टूटने पे दोनों इंडिविजुअली तो जाएंगे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट है वो, एक्सटर्नल फोर्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर उन दोनों के टूटने की वजह से भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज, तो दोनों अलग अलग टूट गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स, जो इंपल्सिव इवेंट हुआ है उसमें एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन dt टाइम में वो कुछ भी मोमेंटम इंपार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4mg dt विल बी नेग्लिजिबल फॉर द सिस्टम। इतना समझ आता है? ठीक है, तो वीसीएम उतना ही आया, और फिर मैंने कहा कि चलो टूटते अलग हो गए, तब भी मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तो g ही मिल रहा है, चाहे वो साथ में थे चाहे वो अलग है। तो देखो अलग होने पे ये टुकड़ा अलग जाएगा, ये टुकड़ा अलग जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस जगह पे उतनी ही है, समझ गए? और उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही है, तो उसका पाथ वो का वही रहेगा। अब क्लियर होना चाहिए सबको ये बात, क्योंकि अब मैं इसमें दूसरा पॉइंट ऐड कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों उड़ रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, जब तक दोनों पार्टिकल हवा में हैं, जब तक दोनों पार्टिकल
तब तक सेंटर ऑफ मास इज मूविंग ऑन इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी। तो इसमें मैंने जब तक क्यों लगाया पता है? मान लो इनमें से कोई एक गिर गया, तो गिरते ही कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक एन भी एक्सटर्नल आ जाएगा, और एन एक्सटर्नल आते ही अब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 4mg माइनस एन हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डिस्टर्ब, इट विल नॉट बी इक्वल टू जी। तो ये ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी कब तक फॉलो होगी? जब तक दोनों हवा में है। जैसे ही कोई एक गिर गया तो फिर सेंटर ऑफ मास वहीं तक है साथ ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे, जब तक दोनों हवा में, क्योंकि जब तक दोनों हवा में है तब तक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी है। यस और नो? और जैसे ही उनमें से कोई एक गिर गया तो 4mg नेट नीचे, एक हवा में है लेकिन एक जो जमीन पे गिरा उसको तो एन भी मिला ना जमीन पे गिर के, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बदल गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जो होगी उसमें एक्सेलरेशन बदलते डेफिनेटली उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो हमें उसके बाद की कहानी नहीं पता। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर दोनों एक साथ गिरे, दोनों एक साथ गिरने का मतलब एक ही जगह पे नहीं, एक साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों हवा में है, एक साथ ड्रॉप करें, एक साथ जमीन को टच करें, तो जिस टाइम पे वो दोनों जमीन पे टच कर रहे होंगे आपका पार्टिकल भी, सेंटर ऑफ मास भी जमीन को टच कर रहा होगा, और कहां पे? जहां उसको गिरना चाहिए था। यस और नो? तो ये तो पूरी कहानी हुई। तो इस कहानी में कब तक इसको सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे रहेगा? हाँ, कोई एक भी गिर गया तो चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये साथ ही गिरे, ताकि आप इस सेंटर ऑफ मास का यूज करके पता लगा पाओ कि कहां गिरा। तो मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है। एक तो जहां पे भी फटेगा, फटने के जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व, इवन वहां पर mg है, वेट है, लेकिन वेट इनटू dt, dt टाइम के लिए कोई गड़बड़ी, याद रखना डेल्टा टी में गड़बड़ी है, मोमेंटम बदल रहा है mg, लेकिन dt टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं है। यस और नो? तो पहली बात तो ये, जहां पर भी एक्सप्लोजन हो, चाहे वो मैक्सिमम हाइट पे हो या किसी और जगह पे, कहीं भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए, यहां पे ये फटा, कितने लोगों को पता है इसकी वेलोसिटी तो 0 है? इसकी वेलोसिटी नहीं पता है ना? आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसका हॉरिजॉन्टली मान रहा हूं vxc। क्यों? क्योंकि मुझे पता अगर वर्टिकल मान भी लूंगा तो भी वो 0 आएगा। कहो तो मैं मान लेता हूं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको ध्यान आए। ठीक है? मेरे को एक का तो पता है ना, दूसरे का नहीं पता है, तो दूसरे के दो कंपोनेंट मान लिए मैंने, किधर? vx और vy। कितने लोगों को दिखता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होगा? कंजर्वेशन ऑफ, इधर देखो ध्यान से, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूं, थ्रू आउट कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि mgdt विल बी नेग्लेक्टेड फॉर dt इंटरवल ऑफ, तो होते हुए भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व। तो बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप मुझसे हॉरिजॉन्टल में कहोगे तो क्या लिखूंगा? 4m इंटू यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, एक तो हो गया 0 प्लस 3m इंटू व्हाट इज vx, 4 u cos थीटा बाई g, 4 u cos थीटा बाई 3, ये आया vx। मैंने ये ऊपर पता है क्यों माना है? ताकि आपको अगर फील नहीं आ रही हो कि ये हॉरिजॉन्टल में ही होगा, तो मुझे दिख रहा है, बताइए 4m का वर्टिकल मोमेंटम 0 है क्या? तो अलोंग द वर्टिकल 4m का मोमेंटम 0 है, 4m इंटू 0, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू m, तो m भी 0 है, तो 3m इंटू vy भी, तो vy, क्या आपको समझ में आ गया जस्ट आफ्टर 3m हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों रखेगा? लेकिन मान लो ऐसे फटा होता ऊपर जाके, मान लो मैक्सिमम हाइट पे ही है और m वाला यूं गया होता, 2m वाला यूं गया होता, तो याद रखना तब भी आपको क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व करना है। और क्या बोल रहे थे आप? सेंटर ऑफ,
नहीं होगा, अभी नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों में से कोई एक गिर जाएगा। हाँ, एक पहले गिर जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं होगा डिस्टर्ब, अभी तो नहीं होगा, अभी तो उड़ेंगे। जब पहला गिर जाएगा तब सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा। बेटा एक्सीलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स बदला कि नहीं? पहले 4 mg था, एक के जमीन पे गिरने के बाद 3 mg, mg और n बदल गया ना, तो एक्सीलरेशन बदल जाएगा, तो ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी विल नॉट बी फॉलो। अच्छा ये इधर देखो, एक मिनट, आप लोग इस क्वेश्चन को सीख रहे हो, मैं इसकी पूरी प्रोफाइल सिखा रहा हूं आपको कि करना क्या है। इधर देखो, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पे नहीं फट के कहीं और फट रहा होता, तो उस टाइम पे आपका 4m की वेलोसिटी कुछ ऐसे है मान लीजिए, तो फिर एक्सप्लोड होने के जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर आप इसका मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि dt टाइम के लिए mg का इंपल्स नेग्लिजिबल है। तो पहली बात, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपसे पूछा था 3m की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड कितना? 4/3 u cos थीटा। अब देखना कितने लोगों को दिख रहा है कि दोनों साइमल्टेनियसली गिरेंगे? कैसे? दोनों, एक मिनट, इसका भी वी वाई 0 है, इसका भी वी वाई, तो इसका वी वाई नहीं है ना? इवन आप मान लेना, दिखा दो चाहे, पर वी वाई कितना है? तो ये भी ऐसे, एक मिनट है ना, तो ये आपका m तो आ गया रेस्ट पे, और ये आपका 3m है। थोड़ा सा आप समझ लेना है ना, ये उसी पॉइंट पर है, ये चीज है वहीं पर अलग हुए जस्ट। तो ये ऐसे आगे जाके यू गिरेगा कहीं। कौन गिरा यहाँ पे? 3m, 3m गिरा यहाँ पे। यहाँ कौन गिरा? m। और कितने लोगों को लगता है यहाँ COM गिरेगा? क्योंकि बोथ आर फॉलिंग साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक साथ गिर रहे हैं, इससे सेंटर ऑफ मास भी यहाँ गिरेगा, लास्ट तक साथ है ये। अगर दोनों में से कोई एक गिर गया होता तो फिर आप सेंटर ऑफ मास को यहाँ नहीं गिरा सकते थे। ये दोनों कहीं भी गिरे, लेकिन सेंटर ऑफ मास को ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी के अकॉर्डिंग, है ना? तो मुझे बताइए, अभी लास्ट तक सेंटर ऑफ मास उसी ट्रेजेक्टरी पे है। अब मुझे क्या चाहिए? 3m की लोकेशन। तो मुझे बताइए, ये m यहाँ पर है, तो क्या आपको दिखता है दिस डिस्टेंस इज r/2, है ना? तो इसको मान लो x, इसको कितना मान ले? x। तो ये यहाँ और ये यहाँ, और सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो मुझे ये x चाहिए। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसको इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, तो m1 d1 इक्वल्स टू, तो m1 d1, m1 कितना? m, d कितना? r/2, m2 3m, और d x। व्हाट इज x? r/6। तो ये x कहां से आ रहा है? इस जगह से। तो यहां से कितनी दूर गिर रहा है ये? r/6। तो यहां से उस पॉइंट की दूरी, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, थोड़ा सा फास्ट समझना स्टार्ट करो आप लोग, है ना? कितना आएगा ये दूरी यहां से यहां तक? r प्लस x, दैट इज r प्लस r/6, दैट इज, ठीक है? अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर मान लो ये एक साथ नहीं गिरते, तो फिर हम कैसे पता लगाते कि 3m कहाँ गिरेगा? तो वो क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल का है। किसका? जहां भी फटेगा वहां तक मोमेंटम कंजर्व मैं करवा रहा हूं आपसे। उसके बाद आपके, एक मिनट, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज आ जाएंगी, फिर वहां से वो दोनों प्रोजेक्टाइल बनेंगे, फिर आप प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करेंगे वो कहाँ गिरेगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर ये साथ में गिरेंगे, क्योंकि वो आपसे सेंटर ऑफ मास का यूज चाहता है। जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इससे क्यों कर रहे हैं? आसानी से हो रहा है, आप करो काइनेमेटिक्स से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन याद रखना, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वी आर कंजर्विंग द मोमेंटम। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ने हॉरिजॉन्टल में कंजर्व किया था। क्या आपको लग रहा है मैंने हॉरिजॉन्टल में किया है?
मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ किया, क्योंकि mgdt जो है ना वर्टिकल में है, तो हॉरिजॉन्टल में तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन mgdt वर्टिकल में होने की वजह से भी उसको हम वर्टिकल में भी कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसा है, नॉन इम्पल्सिव। कितने टाइम के लिए, टूटने के पहले और टूटने के बाद। हाँ बिल्कुल सिस्टम का। मतलब हाँ हाँ, नहीं वो ऊपर ही रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक यहाँ है, सपोज एक यहाँ गिर रहा है और एक अभी हवा में ही है यहाँ, तो आप उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे सेंटर ऑफ मास को दिखाओगे, तो कहीं रास्ते में ही होगा अभी वो। क्लियर है सबको? देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है, काइनेमेटिक्स के डाउट यहाँ चल रहे हैं। देखो एक पूछ रहे हैं सर दोनों को तो एक साथ ही गिरना चाहिए क्योंकि जी है, लेकिन क्या आपको लगता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी मैटर करती है गिरने के लिए? तो अगर कोई ऐसे उड़ता हुआ जाएगा तो वो लेट गिरेगा, जो नीचे जाएगा वो जल्दी गिरेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये साथ साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, सीधा गिरेगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर इनके वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम हो तो ये साथ साथ गिरेंगे, क्योंकि इनकी हाइट तो सेम ही है ना उस जगह पे। ठीक है, दूसरा डाउट है, ये कह रहा है सर एक पहले आया तो दूसरे में कैसे चेंज आया? देखो अगर आपका एक पहले गिर गया, एक पहले गिर गया तो दूसरा भी हवा में ही है, तो दूसरे को जी एक्सेलेरेशन से जाने दो, लेकिन मैंने सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब कर दिया है। किसको? एक ही बात को 50 बार बुलवा लेते हैं सब। यस और नो? नहीं याद तो हो जाता, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि उस बात को हम 5 बार पहले भी बोल चुके हैं कि जब दोनों एक साथ गिरेंगे तब तक सेंटर ऑफ मास भी साथ गिरेगा। अगर एक पहले गिर जाए, एक पहले गिर जाए तो इस सिस्टम में एक एन भी आ जाएगा। तो एक सिंपल सा एस्पेक्ट है, पहले एक्सटर्नल फोर्स और बाद के एक्सटर्नल फोर्स बदल गए, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे नहीं रहेगा, वो किसी नए ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। यस और नो? ठीक है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन साथ ही गिरते हैं, लेकिन ये तो हुआ रटना। और कंसेप्ट में दो चीजें हैं, एक तो जहां पे भी फटेगा आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, और दूसरा अगर दोनों में से कोई भी एक पहले गिर गया तो लास्ट तक सेंटर ऑफ मास सेम ट्रेजेक्टरी पे नहीं रहेगा, रास्ते में कहीं तक रहेगा। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आते हैं उनमें एक साथ ही गिराया जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हो सके उसके अकॉर्डिंग। तो हेडिंग डालिए कोलिजन। ये मेरे को आधा घंटा पहले शुरू करना था, लेकिन 5 बार पार्टिकल गिरा गिरा के गिरा गिरा के गिरा गिरा के। ओके, नहीं लेकिन आप लोग पूछा करो, कोई ऐसी बात नहीं है। चले आगे, रटना तो है ही नहीं, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट दिखने लग जाए तो क्वेश्चन होने लग जाएगा, और उसको देखने के लिए आपको एक लॉजिकल थिंकर बनना पड़ेगा। अगर लॉजिकल सोचते हो तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक देखिए, तो नेक्स्ट है आपका कोलिजन। अब बात मत करो, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हालांकि कोई इसमें कोई अलग से कोई खास बात नहीं है। कोलिजन में क्या हो रहा है, इधर देखिए, जैसे दो बॉडीज ऐसे आके कनेक्ट हुई, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो अप्रोच करती हैं तो कोलिजन होगा? ऐसे आके अगर अप्रोच कर गई तो कोलिजन होगा। तो अब हम इसको पूरी चीज को अगर हम टेक्निकल भाषा में समझाएं, तो पहले वो जहां पर टच करने वाले हैं, जहां पर वो टच करने वाले हैं उस जगह हम उसमें कॉमन नॉर्मल डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? कॉमन नॉर्मल। तो जैसे दो बॉडीज जब एक दूसरे को टच करेंगी, जैसे सपोज एक ये बॉडी है और एक ये दूसरा बॉडी, ये यहां पे टच कर रहे हैं क्या?
तो मतलब ये कहीं कहीं से आ रहे होंगे दौड़ते हुए, इस जगह पे टच कर गए, है ना। तो सबसे पहली बात, जहां पे ये टच करेंगे वहां पर आपको एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो क्या ये टेंजेंट है? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। तो ये और ये, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है इनका कॉमन नॉर्मल। क्या नॉर्मल ड्रॉ करना समझ गए कैसे करेंगे? तो दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। इसका नाम है लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन, या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। खुश होने का बहाना चाहिए तुम लोगों को। देखिए, अभी मैंने जो बात बोली है उसको अब हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, तो उसके पहले टर्मिनोलॉजी आप समझ लो। तो एक तो जब दोनों बॉडीज जहां पे भी कांटेक्ट में आती है वहां आपको एक कॉमन नॉर्मल बनाना है, उसका नाम क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है? इट इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो, अब ये दोनों बॉडीज कैसे चल रही मुझे नहीं पता, हवा में ऐसे उड़ रही हैं, ऐसे उड़ रही हैं, कैसे भी उड़ रही हो, इनको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अप्रोच करना है। क्या करना है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अप्रोच करना है। तो ये जैसे टच, जैसे मान लो ऐसे उड़ रहे हो, ऐसे भी उड़ सकते हैं टेढ़े, और ये यहां टच हो गए, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये टच करना चाहिए। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, या तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सीधा ऐसे आ जाए, या फिर एक आगे जा रहा हो दूसरा पीछे आ रहा हो, और वो पीछे वाला तेज आ रहा हो। क्या अप्रोच करने के दो तरीके? ये तो आमने सामने सीधा आ जाए, एक मिनट इधर सुनो, आमने सामने सीधा आ जाए अप्रोच हो रहा है, या आगे वाला तेज है, सॉरी आगे वाला धीमा है पीछे वाला तेज है, तो भी अप्रोच है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनको अप्रोच करना चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं सीधा उनको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ना देके कोई टेढ़ी मेढ़ी वेलोसिटी भी दूं, तो क्या आप ये बात समझते हैं कि एक मिनट, उन वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग देयर लाइन ऑफ कोलिजन, वो अप्रोच कराएं इनको? क्या कराएं? अप्रोच। समझ में आई बात? तो हो सकता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर भी कोई वेलोसिटीज हो, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वो क्या करें? अप्रोच करें। तो अप्रोच करते ऐसे कोलिजन होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप दिमाग से हटा दो कि वो किसी एंगल पे आ रहे हैं। अभी आप ये मानो कि ये अप्रोच भी कर रहे हैं किसके अलोंग? लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। तो अप्रोच करने के दो तरीके हो गए, या तो ऐसे, या फिर आगे वाला धीमा पीछे वाला तेज। ठीक है, चलिए। तो जैसे ये कोलाइड होंगे, तो अभी मैं इस पूरे डायग्राम को ऐसे समझा रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, तो ये मेरा m1 है, ये मेरा m2, और मैंने इसको कहा कि ये सपोज u1 वेलोसिटी से है और ये u2 वेलोसिटी से। तो यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग u2 मस्ट बी ग्रेटर देन u1। अगर ये दोनों अपोजिट होते तब तो अप्रोच हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो u2 u1 से बड़ा होना चाहिए, तब ये एक दूसरे पर अप्रोच करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ये अप्रोच कर रहे हैं, तुम देखो लिखने लग गए तुरंत, और फिर बाद में क्या करोगे? इसी को रिपीट कराओगे पूरी कहानी, क्योंकि अपन पहले बार तो लिख रहे थे, अब दूसरी बार समझेंगे। एक मिनट, अभी समझो तो सही, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कुछ तो कहानी होगी इसमें भी यार। एक मिनट, अब देखिए अप्रोच शुरू हो गया, अप्रोच शुरू हो गया। तो मैंने अभी इन पार्टिकल्स को इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग दिया है? मैंने सिर्फ लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। हो सकता है कि इसके परपेंडिकुलर भी कोई कंपोनेंट हो, उससे अभी हमें कोई खास मतलब नहीं है, उसको हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तो हम इनको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। तो मुझे बताइए, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो क्या आपको लगता है जो पीछे वाला है इस पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ? क्या वो नॉर्मल रिएक्शन है? ये लीजिए,
पीछे लगा नॉर्मल रिएक्शन और इस पर नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये इंटरनल है? फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू ये इंटरनल है, लेकिन इंडिविजुअली ये एक्सटर्नल है, इंडिविजुअली एक्सटर्नल है। अब देखते हैं कोलिजन में होगा क्या। मुझे बताइए, आज से पहले आपने फिजिक्स में जब भी दो सरफेसेस को कांटेक्ट में लाए आपने उनकी वेलोसिटी उनके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग सेम की है कि नहीं? लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जब इससे टकराने वाला है तो ये इसके पास आ रहा है और ये नहीं, मतलब इससे ये पास आ रहा है, ये ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है जैसे कांटेक्ट में आएंगे अब तो टच कर गए? एक मिनट, अब आगे की वेलोसिटी तो कम है, पीछे की वेलोसिटी ज्यादा है, तो पीछे की वेलोसिटी अगर ज्यादा हो तो हम क्या करें? एक मिनट, ये फोर्स लग रहा है क्या? आगे वाले की वेलोसिटी कम, पीछे वाले की, ऐसा पॉसिबल कैसे है? कांटेक्ट में तो आ गए ना। एक मिनट, अब तो साथ जाना चाहिए, लेकिन अभी साथ ये जा नहीं रहे, ये बहुत तेजी से आया है। एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ एक तो इम्पल्सिव इवेंट है, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। साथ के साथ पता है पीछे वाले की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। आगे वाले की वेलोसिटी, तो क्या आपको लगता है मैथमेटिकली पीछे वाले को ज्यादा रास्ता चाहिए चलने के लिए और आगे वाले को? और आ गए हैं कांटेक्ट में, आ गए हैं कांटेक्ट में, पीछे वाले को रास्ता ज्यादा चाहिए और आगे वाले को रास्ता कम चाहिए। तो एक मिनट, मतलब पाथ ट्रेवलिंग यार, पाथ ट्रेवलिंग, पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो u2 dt ज्यादा है और un dt कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पीछे वाला तेज आ रहा है, आगे वाला धीमे आ रहा है, कांटेक्ट में आ गए, तो वो एक्स्ट्रा पाथ कहां से लाएंगे? कनेक्ट होने के बाद। तो याद ध्यान रखना, जहां पर वो कनेक्ट होंगे ना वहां पर डिफॉर्मेशन आएगा, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को ऐसे डिफॉर्म करेंगी। तो डिफॉर्म होने का मतलब समझ रहे हो? जैसे सिंपल लैंग्वेज बात करें तो यहां से पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या आपको समझ में आता है? आगे वाला धीमा है, पीछे वाला तेज है, और इनको पाथ तो अलग अलग चाहिए, लेकिन आ तो गए टच करके। तो टच करने के बाद एक्स्ट्रा पाथ कहां से मिलेगा? तो ये यहां से दबेगा, ये यहां से दबेगा, और दब के ये एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप करेगा। तो जैसे ये कनेक्ट होंगे वैसे ही क्या शुरू हो जाएगा? डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा क्योंकि बेल लग चुका है, तो अभी कुछ मत लिखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वापस बात करेंगे। अभी एक्चुअल में कोलिजन शुरू हुआ है। ओके, थैंक यू।